हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस श्रृंखला में हम लोग बीपीएससी टीआरई बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 12 के लिए जो सचिन सर की बुक है जीके जीएस की, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, जातीय जनगणना, करंट अफेयर और हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोग इकोनॉमिक के क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन अभी तक हो गया है। आप जिस सब्जेक्ट का फिर से रिवीजन चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए फिर से लेकर आऊँगी। ठीक है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो कि आप चाहते हैं कि एक बार फिर से आपको मिल जाए वो वीडियो, तो आपको ज़रूर अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, और ये कल का लास्ट क्वेश्चन था। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बिहार में गरीबी के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या शामिल है, अर्थात इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम बताइए। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ मैंने आपको बताया था शिवहर है, तो ऑप्शन ए में ही आपको सबसे लास्ट में शिवहर दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। इसमें किशनगंज है, इसमें नवादा है, इसमें भी नवादा है, और डी में भी एक बार देख लेते हैं, डी में किशनगंज है, लेकिन लास्ट में इसमें जो दिख रहा है ऑप्शन ए में शिवहर है। तो प्रति व्यक्ति आय का अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। यानी कि अवरोही क्रम में आप सबसे नीचे पॉइंट पे आएंगे और अवरोही में आप सबसे बड़े पॉइंट पे आएंगे। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, और आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमको कुछ भी नहीं पता है कि प्रति व्यक्ति आय के बारे में बिहार की क्या राय है, बिहार में क्या है, लेकिन हमको ये पता है, इसके पहले की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि शिवहर जो है ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे निम्न पायदान पे है। तो शिवहर आपको सबसे लास्ट में मिल गया, यही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, जिसे CFMS कहा जाता है, यह शुरू किया। यह प्रणाली क्या है? तो सबसे पहले CFMS, इसका फुल फॉर्म क्या है ये जान लीजिए। उसके बाद जानिए आप क्या कहते हैं कि यह है क्या। ठीक है, ये जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। आई थिंक इसका ये होना चाहिए था PFMS, लेकिन इस बुक में CFMS लिखा है, तो ये बुक में ही लिखा हुआ है। बाकी सही क्या है एक बार आप देख लीजिएगा। बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, यहाँ पे देखिए C नहीं P होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे C की जगह P होना चाहिए था। ओके, आई थिंक, मुझे जो लगता है। बाकी सही क्या है एक बार आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है, राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, बैंकों की NPA की समस्या को हल करेगी, राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, स्थानीय निकायों सहित राज्य के वित्त का प्रबंध करेगी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि CFMS बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 को शुरू किया गया। 1 अप्रैल 2019 को शुरू किया गया था। इसका अगर पूछा जाए उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो राज्य सरकार के बजट, व्यय और राजस्व संग्रह को पारदर्शी बनाना, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सरकारी वित्तीय प्रक्रियाओं को सुगम बनाना और सभी वित्तीय लेन देन की डिजिटल रूप से प्रबंधित करना, ये इसका जो है मुख्य विशेषता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बकाया ऋण है। बिहार पर बकाया ऋण कितना है? ये 2001 का क्वेश्चन है, और जैसा कि आपको पता है हर जनगणना में डाटा जो है वो चेंज होता रहता है। 2001 के अनुसार इसका सही जवाब ऑप्शन बी था कि 67,653 करोड़ रुपए जो था वो
जीडीपी का था, बकाया था। अगर पूछा जाए जीडीपी का कितना था, अभी तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये डाटा चेंज हो गया है। अगर चेंज डाटा की बात करें हम लोग, मेरे पास जो फैक्ट है वो डाटा 21-22 का है, ठीक है। 21-22 में अगर बात करें कितना बकाया ऋण है तो 2,57,510 करोड़ रुपए जो है ये है वित्तीय ऋण, ठीक है। बिहार का बकाया ऋण कितना, 2,57,510 करोड़ रुपए 2021-22 के डाटा के अनुसार जो इस बुक में दिया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि विज्ञान बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि विकास बैंक, कृषि उद्यान बैंक, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। अगर पूछा जाए इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों तक आसानी से मतलब उनको पहुंच प्रदान करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। ये कृषि यंत्र बैंक का जो है ये उद्देश्य है, ठीक है। और ये बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बनाया गया है। क्या? कृषि यंत्र बैंक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जूट उत्पादन, लीची उत्पादन, इन सब में मैंने आपको बताया है। जूट उत्पादन में जो नंबर 1 पे है ना, वो है पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाए पूरे भारत में नंबर 1 पे जूट उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो वो है वेस्ट बंगाल, जिसे आप पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, जो 50% से भी अधिक जूट का उत्पादन करता है। लेकिन वेस्ट बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे हमारा बिहार आता है। बिहार भारत में जूट उत्पादन के मामले पे सेकंड नंबर पे है। कितने नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है। अगर पूछा जाए बिहार में कौन कौन से राज्य हैं जो जूट का उत्पादन करते हैं, तो बिहार का कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया जैसे प्रमुख जिले जो हैं वो जूट का उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ आपको असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय में भी जूट का उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल और नंबर 2 पे है आपका बिहार। ओके, अगला क्वेश्चन, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य की शहरीकरण का स्तर क्या है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में शहरीकरण का स्तर। तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन सी, 15.3%। अगर बात करें 2011 की जनगणना, जैसा कि आप सभी को पता है कि उसके बाद जनगणना नहीं हुई, बिहार ने अपना एक अलग से जनगणना कराया था, जो सेंसस यानी कि जनगणना का अलग से मैंने सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। उससे जो है क्वेश्चन जनगणना से इस बार आना तय है, ठीक है। तो आप चाहें तो जनगणना का अलग से मैंने क्लास लिया है, उसे भी देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो जनगणना का क्लास हम आपके लिए फिर से लेके आ जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे या आपके लिए फिर से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जनगणना जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जातीय जनगणना अभी बिहार में हुआ था, तो उससे क्वेश्चन जो है आना तय है, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो है 15.3% और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का जो स्तर था वो 11.3% था। उसके बाद यह बढ़कर 15.3 हो गया 2021-22 की जनगणना के अनुसार। अगर बात करें बिहार की जो राजधानी है पटना की, वहाँ पे सबसे अधिक शहरीकरण है। कितना है? तो 44.3%, ठीक है। 44.3% पटना जो है सबसे अधिक शहरीकरण है और वो भी 44.3% में ही सीमित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है? तेल शोधनागार, वन आधारित उद्योग, बलुआ खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, पहला जो ऑप्शन दिया है तेल शोधनागार यानी कि ऑयल रिफाइनरी, तो बिहार में एक जगह है, आप लोगों ने सुना होगा, बरौनी करके। क्या है? बरौनी। यहाँ पे एक रिफाइनरी स्थित है जिसे आप बरौनी रिफाइनरी के नाम से जानते हैं। तो पहला तो सही हो जाएगा। फिर राज्य जो ये बिहार राज्य जो है, इसका जो पश्चिमी चंपारण जिला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वनों की बहुत ज़्यादा सघनता देखी जाती है और यहाँ से कागज़ के सामान, फर्नीचर, औषधि जो है ये मिल जाता है, तो वन आधारित भी है। और ये जो बिहार है, हमारा बिहार है, ये इसका अगर आकार की बात करें तो ये आयताकार है और गंगा नदी इसको ठीक बीचों बीच से काटती है। अगर गंगा नदी इसको ठीक बीचों बीच से काटेगी तो यहाँ पे बालू भी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा, यानी बालू खनन उद्योग भी यहाँ पे मौजूद है। और कृषि जो है ये राज्य की प्रमुख
आधारशिला है ही। राज्य की अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पे जो है वो कृषि ही है। कृषि बिहार का प्रधान राज्य है, मतलब कृषि के मामले में बिहार जो प्रधान राज्य है। इसमें चीनी मिल, आटा मिल, तेल जैसे कृषि उद्योगों की भी संभावना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से अधिक। तेल संशोधन, वन आधारित, बलुआ खनन उद्योग और कृषि आधारित, सभी इसकी सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। ओके, अगला क्वेश्चन, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से के संबंध में कौन सा असत्य है? ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ठीक है, इसमें पूछना कौन सा असत्य है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान देना, कौन सा असत्य पूछा है। ठीक है, यानी कि 3 इसमें सही ऑप्शन दिए हैं, एक जो है वो गलत दिया हुआ है। पहला दिया है कि योजना का आर्थिक व्यय 7,221 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ए और बी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण कराने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ये आपका गलत है। चौथा क्यों गलत है अभी मैं बताती हूँ। चौथा दिया है कि कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपये दिए जाएंगे, ये सही है। जो आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, इसमें जब कन्या का जन्म होगा तो उसके परिवार को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण तीनों विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन सी इसका गलत जवाब हो जाएगा, ये गलत है और गलत होते हुए भी ये सही हो जाएगा क्योंकि इसमें असत्य पूछा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है ये बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यह एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य जो है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना और लिंगानुपात, जो शिशु लिंगानुपात है उसको कम करना है। ठीक है, इसमें जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण कराने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये दिए जाएंगे। और यहाँ क्या दिया, जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण कराने पर 60,000 रुपये दिए जाएंगे, ये जो है आपका सही है। बाकी ये सब गलत दिए हुए हैं और यहाँ पे जो है ऑप्शन असत्य की जगह आपको सत्य देना था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे ट्रू देना था। ओके, और ये आपका सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? 5वीं कक्षा के सभी छात्र, 6वीं कक्षा के सभी छात्र, 7वीं कक्षा के सभी छात्र या फिर 8वीं कक्षा के सभी छात्र? डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आई थी तो उसमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी और उसमें बताया गया था कि 5वीं के छात्र इस योजना में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। उसके बाद क्या दिया है, बिहार सरकार डिजिटल बिहार कार्यक्रम लेकर आई जिसमें 2021-22 से कक्षा 6वीं से और उसके ऊपर के सभी छात्र को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 6वीं और उसके ऊपर, मतलब 5वीं के नहीं शामिल होंगे लेकिन 6वीं के सभी छात्र, 7वीं के भी और 8वीं की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से अधिक। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, 5वीं के नहीं शामिल होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और 6 से लेके उसके ऊपर के सभी छात्र जो है वो इसमें शामिल होंगे। किस कार्यक्रम के तहत? डिजिटल बिहार कार्यक्रम। ठीक, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, कृषि पर, वनों पे, खनन पे, उद्योग पर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वनों पर। छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रारंभिक में अर्थव्यवस्था मुख्यतः वनों पर आधारित थी। यह क्षेत्र घने वनों, विविध जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से वनों पर निर्भर है। ईंधन, भोजन, औषधीय पौधे, लकड़ी और वन उत्पादों की प्राप्ति जो है यहाँ से होती थी। लेकिन अभी जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है खनन का कार्य चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों पर 2011-12 में बात करें तो प्रति व्यक्ति जो आय है उसका अनुमान क्या था? ये क्वेश्चन जो है BPSC री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया। इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़ा टफ होते ही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बाई फैक्ट याद कर लेना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, 31,300
16 रुपये। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में स्थिर कीमतों पे बात करें तो जो जीडीपी था वो 31,316 था, जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद की अगर बात करें 17-18 में, तो अगर बात करें 17-18 में कितना है तो 42,242 रुपये, 42,242 रुपये 17-18 में था। ओके, अगला क्वेश्चन, 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार इनमें से एक है? मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, शिवहर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 2018-19 में बिहार के जिलों की प्रति व्यक्ति आय के अनुसार पटना के बाद बेगूसराय और मुंगेर जिलों का स्थान आता है, यानी कि नंबर 1 पे कौन सा है? पटना है, पटना, और पटना के बाद बेगूसराय, और बेगूसराय के बाद है मुंगेर। ठीक, प्रति व्यक्ति आय के मामले में। और सबसे नीचे कौन सा है? सबसे नीचे है शिवहर। ओके, अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे कौन है? पटना, नंबर 2 पे बेगूसराय और नंबर 3 पे मुंगेर। ओके, अगला क्वेश्चन है, बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? 40%, 50%, 54% या 44%? इसका सही जवाब ऑप्शन डी 44%। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें जो है राजस्व यानी कि रेवेन्यू सरप्लस जो है वो बताया जाता है। इसमें 2018-19 में जो है बिहार का जो राजस्व अधिशेष है वो 44% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं पे बात करें अगर ये 18 और 19 में कितना था, तो ये अगर उस समय जब 44% था तो ये 14,823 रुपये था, लेकिन 18-19 में यह राजस्व बढ़ के 21,311 रुपये हो गए, 11 करोड़ रुपए हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और इसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच क्रमशः क्या था? ऑप्शन है 2.15%, 4% या 6%, 3.15 से 6%, 5.15 से 4%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में वर्ष 2017-18 में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका कुल उत्पादन 3.15 लाख टन था और 2013-14 में 14 से 17-18 के बीच इसकी जो दर है वो 6% की वृद्धि हुई थी। यानी कि जब था तो कितना था? 3.15% था 17-18 में, और 13-14 से लेके 17-18 के बीच जो वृद्धि हुई थी वो 6% की वृद्धि हुई थी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या क्या थी? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8.17 लाख। बिहार में सितंबर 2018 तक जीविका, जो बिहार ग्रामीण जीविका संवर्धन समिति है, इसके द्वारा एक योजना चलाया गया था, जीविका योजना। इसके अंतर्गत गठित जो स्वयं सहायक समूह हैं जिसे SHGS कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, रुकिए मैं बता देती हूँ, SHGS स्वयं सहायता समूह। ठीक है, स्वयं सहायता समूह, इसकी जो अनुमानित संख्या है वो 8.17 लाख थी। यह जानकारी जो है वो जीविका की ही एक वार्षिक रिपोर्ट आती है उसके 2017-18 के रिपोर्ट में उपलब्ध थी। ठीक, अच्छा, इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, हिंदी में कहते हैं स्वयं सहायता समूह। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक पटना है और सबसे कम जो है वो शिवहर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम किसका है? शिवहर है, और सबसे अधिक है पटना। पटना के बाद है बेगूसराय, और बेगूसराय के बाद मुंगेर है अधिक में। ठीक है, और सबसे कम में न्यूनतम पे कौन है? शिवहर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ष
2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यकाल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? 7% ग्रामीण क्षेत्रों में और 9.1% शहरी क्षेत्रों में, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में, 6.5% शहरी क्षेत्रों में। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% जो है वो शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यकाल भागीदारी दर जो है वो बिहार में दर्ज की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2020-22 की अवधि में बिहार में महिला कार्यबल होना चाहिए था, यहाँ पे कार्यकाल नहीं, कार्यबल भागीदारी यानी कि महिलाओं ने कितना काम किया, उसमें देश मतलब राज्य का कितना ग्रोथ हुआ उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये जो दर था ये पूरे देश में पूरे भारत में सबसे कम था। यह आंकड़ा देता कौन है? तो यह आंकड़ा एक PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द्वारा यह आंकड़ा दिया गया था, जिसमें बिहार की जो महिलाओं का भागीदारी था वह सबसे कम था। अगर बात करें ग्रामीण महिलाओं का कितना था तो 4% था और शहरी महिलाओं का कितना था 6.5%, जो पूरे देश में सबसे कम था। ओके, अगला क्वेश्चन, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अधिकतम कर उद्योग, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगंज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किशनगंज जिले में अधिकतम कर उद्योग हैं। अधिकतम कर उद्योग यानी कि टैक्स इंडस्ट्री, ओके, जहाँ पे टैक्स दिया जाता है। किस किस चीज़ों पे टैक्स दिया जाता है, ये कौन से उद्योग है? तो अदरक, हल्दी, लहसुन यहाँ की प्रमुख नकदी फसलें हैं। इसके अतिरिक्त जूट भी उत्पादित होता है, मुर्गी पालन होता है, रेशम कीट पालन, प्लाईवुड का भी उद्योग होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था 2023 में तो BPSC द्वारा जो है वो अंतरिम उत्तर कुंजी में जब इसका लास्ट उत्तर कुंजी आया था तो इस प्रश्न को रद्द कर दिया गया था। इसका कोई भी आंसर जो है मान्य नहीं किया गया था। आप देख लीजिएगा एक बार कि इसका सही जवाब आपको क्या मानना है। बाकी जो माना गया था पहली बार तो वो किशनगंज को माना गया था और जो फाइनल आंसर की आई थी तो वो कैंसिल हो गया था। ठीक है, देखिए अगर आपका इकोनॉमी जो है सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप बिहार में रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमी पूछा जाता है, चाहे वो बिहार टीआरई हो, तो वहाँ से 2-4 क्वेश्चन जो है इकोनॉमी के आते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। तो आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे तो वो 4-5 क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आपको पूरी इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए। आपका टीआरई एग्जाम अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमी नहीं है तो आपके टीआरई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 से बढ़कर 2020-22 में हो गया, मतलब वह संख्या कितनी हो गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 2015-16 में कितना था तो 1062 से बढ़कर 1090 हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसे NFHS 5, ठीक, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या कहेंगे? नेशनल फैमिली सर्वे 5 जो था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होना चाहिए था, लेकिन नेशनल फैमिली सर्वे जो था इसके अनुसार जो है, रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में लिंग अनुपात के उल्लेखनीय सुधार हुआ है। NFHS 4 में यह रिपोर्ट जो थी वो 1062 थी और ये मतलब 1062 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर, जबकि जब ये 5 आया तो 19 और 21 में बढ़कर ये जो है 1090 महिलाएं हो गई थी 1000 पुरुषों पर। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी है? 2.5%, 3%, 2%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद जिसे GSDP कहते हैं, इसमें वृद्धि दर 2.5% यानी कि 2.5% रही। यह वृद्धि दर कोविड-19 यानी कि जो कोविड महामारी आई थी और लॉकडाउन के प्रभाव के बावजूद भी यह वृद्धि दर देखने को मिला था। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही पूछा है। पहला दिया अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थित है। दूसरा दिया भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि दूसरा सही था। उसके बाद है बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है।
तीसरा है फिर उसके बाद है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें बिहार की जो विकास दर है वो भारत में सबसे कम है, ये बिल्कुल सही बात है। और कितना है, 2.5% है। बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था अभी मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि और पशुपालन पर ही आधारित है, इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी दोनों ही सही हो जाएगा। तो व्यावसायिक ढांचा नहीं है, अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक ढांचा है वो कृषि है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।